उनको भी निकालना जरूरी है ना, ध्यान दीजिएगा। तो चाइना से आने वाले लेखकों के बारे में जो है आज बताए जाएंगे, लेखक नहीं मतलब जो यात्री थे और उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांतों में जो वर्णन किया है उसके बारे में आज बताए जाएंगे। तो सबसे पहला वर्णन है फाहियान के बारे में। फाहियान और वेनसांग के बारे में ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जिक्र किए। कब जिक्र किए हैं? वो आए थे मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट के उद्घाटन में, कहाँ आए थे? नालंदा। और नालंदा आए थे तो उन्होंने स्पीच दिया था। कौन दिए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति, है ना। तो नालंदा रिसर्च इंस्टीट्यूट के इनॉग्रेशन यानी उद्घाटन के समय में जब वो आए थे और आए तो उन्होंने स्पीच दिया था और उस स्पीच में वेनसांग और इरसिंग और फाहियान इन तीनों का जो उन्होंने जिक्र किया है ना, और उन्होंने बताया है कि कैसे नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण किया गया था। इतिहास की बहुत अच्छी खासी जानकारी थी राजेंद्र प्रसाद जी की, बहुत अच्छी जानकारी थी। और वो वर्णन जो है द स्पीच ऑफ राजेंद्र प्रसाद वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 ऐसे करके जो है प्रकाशित है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा और इसमें से कुछ तथ्य जो है उनके स्पीच को जो है अगर आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि मिलता जुलता है, यानी कि काफी सटीक जो है जानकारी उन्होंने दिया है ना। तो अब ध्यान दीजिएगा। और राजेंद्र प्रसाद जी के पिताजी का नाम क्या था? महादेव सहाय। क्या नाम था? महादेव सहाय, जो घुड़सवार और पहलवानी के बड़े शौकीन थे, है ना। और उनका जिक्र मैंने क्यों किया? क्योंकि वेनसांग और चाइनीज पिलग्रिम्स के बारे में जो है, पिलग्रिम्स मींस क्या होता है? यात्री, है ना। तो उसके बारे में जो है उन्होंने अपनी यात्रा उन्होंने अपने स्पीच में जो है वर्णन किया है, इसलिए उनका जिक्र कर दिया। भारत के राष्ट्रपति थे। हाँ, पहले राष्ट्रपति कौन थे और दूसरे कौन थे? 2 बार लगातार वो बने थे, है ना। और उनके बाद तीसरा माने ऐसे व्यक्ति अलग करेंगे तो दूसरे व्यक्ति कौन थे? तो वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हाँ, 2 कार्यकाल उनका था, उसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद कौन बने थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, है ना। कौन बने थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो चलिए ध्यान देंगे। सबसे पहले फाहियान भारत में आए। कब आए थे? गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। किसके दरबार में आए थे? हाँ, याद रखिएगा, बागेश्वर बाबा के दरबार में नहीं आए। किसके दरबार में आए थे? गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। अब देखिए ये सब में मैंने एक चीज नहीं लिखा। क्या नहीं लिखा? चीनी यात्री, क्योंकि सारा चाइनीज ही है ना, सारा चीन से आने वाले ही यात्री हैं, इसलिए चीनी यात्री का जिक्र मैंने किसी में भी नहीं किया, क्योंकि ऐसा चाइना के ही है, तो चीनी पिलग्रिम्स है ना। सो फाहियान गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। जाहिर सी बात है, जिसके दरबार में आएंगे तो उस समय आए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन काल था, तो किसके बारे में लिखेंगे? चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में ही लिखेंगे, है ना। तो उन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में ही जो है बहुत सारी चीजें लिखी, यानी उस समय का हिंदुस्तान कैसा था, उस समय जो है का इतिहास कैसा था, और ये कहाँ आए थे लोग? तो मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति का वर्णन इन्होंने किया। ये स्पेशल फाहियान जो है गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे और उनके वर्णन में कहाँ का वर्णन मिलता है? मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति का। और वो बताते हैं कि उस समय मध्य प्रदेश की जनता, कहाँ की जनता बोला? मध्य प्रदेश की जनता, यानी जिस पोर्शन में वो रहे, जिस एरिया में वो रहे, वहां का आकलन करने के बाद उन्होंने लिखा कि यहाँ की जनता बहुत सुखी है और बहुत समृद्ध है, किसी चीज की कोई कमी नहीं, मध्य प्रदेश की जनता को कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जो है पूछा जाएगा क्वेश्चन कि वो कितने वर्षों तक भारत में रहे? तो फाहियान 14 वर्षों तक भारत में रहे। अंतर दोनों में 1 साल का। वेनसांग 15 साल तक रहे और फाहियान कितने साल तक? 14 साल तक रहे। हाँ, उसके बाद फाहियान के बाद बहुत कम जिक्र मिलता है, बड़ी कम जिक्र मिलता है। ज्यादा आपको इन तीनों का नाम आएगा। संयुगन का नाम बड़ी कम आता है आपका। फाहियान, वेनसांग और इरसिंग का नाम ज्यादा आएगा, संयुगन बड़ी कम। हमको लगा आज आप लोग पहली बार सुने होंगे, या पीछे जो स्टडी किए होंगे उनको पता होगा, और नहीं तो हो सकता है पहली बार इसका नाम सुना होगा, संयुगन का। संयुगन 518 ईस्वी में जो है भारत में आए। 3 साल तक ये भारत में रहे। कितने साल तक? 3 साल तक। और इन्होंने बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की।
और एकत्रित करके चले गए। बहुत अच्छी प्राप्ति है उनको, जो बहुत मतलब बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो चीज थी है ना, उसको ग्रहण करके और चले गए। संकलन हाँ, किया। स्वरूप हाँ, ये कर सकते हैं। ग्रंथ के अंदर। वेनसांग भी वही काम किया। संयोगन के बाद कौन आए? वेनसांग। ये किसके शासन काल में आए थे? हर्षवर्धन के शासन काल में आए थे। तो उन्होंने, अब वो कब निकले थे? प्रस्थान किए थे 629 ईस्वी में। 1 साल बेचारे को आने में टाइम लगा। कितना साल लगा? 1 साल के बाद जो है कपीसा पहुंचे। कहाँ? अफगानिस्तान में पड़ता है। कपीसा अफगानिस्तान में पड़ता है, वहां पहुंचे और वहां से फिर बिहार में आपने है ना, वहां से कहाँ आए? बिहार में। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय में आए। निकले कब थे? 629 ईस्वी में। आने में कितना टाइम लगा? 1 साल। कब पहुंच? सबसे पहले कहाँ पहुंचे? अफगानिस्तान में कपीसा, 1 साल के बाद। उसके बाद बिहार से में लिखा है, ये कुछ लिखा है जब अफगानिस्तान का विषय में। हाँ, और बिहार उसके बाद आए और बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय में आए और यहाँ आके उन्होंने अध्ययन किया पूरे 15 साल। तो 1 साल आने में लगा, तो यानी कितना हो गया? 630। अपन 15 साल रहे तो यानी कितना हो गया? 645। यानी 645 साल तक भारत में रह के अध्ययन किए। उसके बाद चले गए। तो 629 में आए थे, 15 साल रहे, 645 ईस्वी में ये वापस हो गए 15 साल पढ़ाई करने के बाद। और नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई की और वहां उन्होंने बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने का काम किया। यानी बौद्ध धर्म का ग्रंथ जितना भी था, उसकी जो माने ज्ञान जितने भी संग्रह थे, सबको एकत्रित करके और वो चाइना ले गए। अब देखिए, बौद्ध धर्म की तो ये थे, तो बौद्ध धर्म में बुद्ध की पूजा करते थे, लेकिन बुद्ध के अतिरिक्त जो है भारत में रहते हुए भगवान सूर्य और शिव की भी जो है ये आराधना की, यानी उनकी मूर्तियों का भी पूजा किए थे। कौन? वेनसांग। एक और बात यह है कि नालंदा विश्वविद्यालय के जिस समय वेनसांग जो है नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे, उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति यानी हेड कौन थे? आचार्य श्रीभद्र। कौन थे? आचार्य श्रीभद्र। और नालंदा विश्वविद्यालय उस समय किस लिए प्रसिद्ध था? बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था, है ना? किसके लिए प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म, यानी बौद्ध धर्म का ज्ञान का भंडार जो है आपको नालंदा विश्वविद्यालय में मिल सकता है। बौद्ध धर्म बहुत सटीक जो है समाज के वर्णन के लिए जो है उसमें वृत्तांत का जो है समाज का वर्णन जो है बौद्ध धर्म में मिलता है, बहुत अच्छा वर्णन मिलता है। ऐसा नहीं, उसमें एक स्टेटमेंट आपने सुना होगा, आपो दीपो भव, जो बुद्ध कहते थे, अपो दीपो भव, मतलब अपना दिया स्वयं बनो, अपना दिया स्वयं बनो, यानी स्वयं को प्रकाशित करो। उन्होंने दुख और सुख से बचने के लिए जो है उन्होंने एक मध्यम मार्ग बताया। कौन सा मार्ग? कि बीच में केंद्रित करो, बीच में केंद्रित करो, बीच में केंद्रित करने यानी अपने आप को केंद्रित करो यहाँ पर, है बीच मध्य में केंद्रित करो। मध्य में केंद्रित करोगे तो न सुख न दुख की कामना हो गया। बहुत सारा जो है ज्ञानवर्धक चीजें जो है बौद्ध धर्म में मिलता है। इसलिए नालंदा यूनिवर्सिटी में बौद्ध धर्म के ग्रंथों को, दर्शन शास्त्र को खास करके बहुत गहराई से पढ़ाया जाता है। ठीक है, अभी भी चाहिए कि बच्चों को जो है स्कूल में, बहुत हम लोग जब 5वीं क्लास में पढ़ते थे तो 2005 ईस्वी में मैं 5वीं क्लास में था, तो उस समय जो है 5वीं क्लास में एक और अतिरिक्त पुस्तक चलता था, वो था रामायण की किताब, रामायण चलता था और अच्छा था। उसमें देखिए रामायण से बहुत सारा ज्ञान मिलता है। महाभारत की पुस्तकें जैसे गीता को भी विषय वस्तु बना देना चाहिए ताकि बच्चे उसको भी पढ़ें। और ये बौद्ध धर्म के धर्म ग्रंथ से भी बहुत सारी चीजें बच्चों को मिलती है, तभी तो समाज के बारे में जानेंगे कि क्या धर्म है, सबके क्या क्या उद्देश्य हैं, है ना। ये सब कुछ के बारे में जो है पूरा उनका पर्दा एक तरह से खुलेगा, यानी एक तरह से कहिए कि स्वच्छंद हो जाएंगे उसके बाद, है ना। तो वो सब जो है होना चाहिए। फिर तो जिस समय वेनसांग भारत में आए थे, उस समय भारत के में नालंदा विश्वविद्यालय यानी बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? आचार्य श्रीभद्र। और उस समय नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। कोई डाउट इसमें? चलिए, उसके बाद है इनसे 3 का हो गया पढ़ना। कौन कौन? फाहियान, उसके बाद संयोगन, उसके बाद वेनसांग। हाँ, एक और बात है वेनसांग से संबंधित, भ्रमण वृत्तांत। भ्रमण वृत्तांत यानी यात्रा वृत्तांत इसको कहते हैं ना। और क्या होता है कि कोई लोग सफर में चलते हैं, बहुत सारे लोगों का आदत होता है, तो सफर में चलते हैं तो डायरी मेंटेन करते जाते हैं, अपनी यादों को लिखते जाते हैं। तो इन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में वर्णन किया है
इनका यात्रा वृत्तांत का वर्णन जो संग्रह है वो CUP नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से प्रसिद्ध है? CUP नाम से प्रसिद्ध है। और कहा जाता है कि इसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। और चूंकि ये किसके समय में आए थे? हर्षवर्धन के समय में। तो ये किसके बारे में लिखेंगे? हर्षवर्धन। किसके बारे में लिखेंगे? हर्षवर्धन के बारे में। तो हर्षकालीन समाज, धर्म और राजनीति का वर्णन जो है मिलता है किनके वृत्तांतों में? वेनसान के वृत्तांतों में। यानी हर्षवर्धन के शासन काल के समय में सोसाइटी कैसा, समाज कैसा, ये वर्णन मिलता है। और उस समय जो है धर्म कौन कौन से थे और उस समय राजनीति यहाँ की कैसी थी, इसका वर्णन मिलता है। याद रखिएगा, सबसे भयंकर राजनीति भारत का था शुरू से। भयंकर राजनीति भारत का था शुरू से। राजनीति में मतलब नहीं समझे, राजनीति में जो है भारत का ज्ञान बहुत गूढ़ था, बहुत रहस्यमय ज्ञान भारत के पास। तो कह सकते हैं कि कभी कभी जो है ना, दूसरे की नीतियों को अपना लेते हैं। तो चाणक्य जैसा जो है ज्ञानी, जिनके रचित पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। तो इतना अच्छा समाज का जो है ज्ञान देने वाले जो है व्यक्ति हमारे देश में रहे हों, तो राजनीति में वो देश कैसे पिछड़ सकता है? राजनीति में तो पूरे विश्व का गुरु भारत को होना चाहिए, है ना? था भी और होना भी चाहिए। और इसीलिए गांधी जी भी कहे हैं, आप लोग 12th क्लास में पढ़े होंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उसमें गांधी जी ने कहा था कि भारत एक ऐसा देश है जहां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से भी बढ़ के सम्मान किसको, यानी राजा से बढ़ के सम्मान किसको दिया जाता है? ऋषि महर्षियों, संत महात्माओं को जो है ज्यादा सम्मान दिया जाता है। तो ये देश ऐसा देश है जो किसी से सीखने की बजाय किसी को सिखाने में ज्यादा विश्वास रखता है ना? ऐसा महात्मा गांधी जी बोले। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। हाँ, और वेदसांग की रिपोर्ट के अनुसार उस समय सिंध का राजा कौन था? शूद्र। हालांकि शूद्र को सबसे निम्न वर्ग माना जाता है। पीछे जो है ऋग्वेद और वेदों के अध्ययन के दौरान जो है आप लोग को बताया था कि 4 जो है टोटल वर्ग था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र सबसे निम्न माना जाता है। ब्रह्मा जी से मुख से जो है माना जाता था कि किसका जन्म हुआ है? ब्रह्म। और भुजाओं से क्षत्रियों का, और जंघाओं से वैश्य का, और चरण से शूद्र का जन्म हुआ। तो शूद्र को और महिलाओं को पहले जो है वेद पढ़ने का अनुमति नहीं, लेकिन पुराण वाला ने आप लोग को बताया कि पुराण पढ़ने की अनुमति नहीं थी, लेकिन सुनने की अनुमति थी। और ये कौन होता था? मंदिर में जो है पुजारी ये पुराणों का अध्ययन करते थे, पाठ करते थे। स्त्रियों को वेद पढ़ने की इजाजत नहीं थी और शूद्र को भी जो है पढ़ने की इजाजत नहीं थी, लेकिन सुनने की इजाजत जो है पुराण दी गई, है ना? पुराणों को सुनने की इजाजत दी गई। तो उन्होंने बताया कि सिंध का उस समय राजा कौन था? शूद्र था। उसके बाद जो है वेदसांग के बाद नंबर आया किसका? ईदसिंह का। किसका नंबर आया? ईदसिंह का। तो ईदसिंह जो है भारत में कब आया था? 7वीं शताब्दी के अंदर, 7वीं शताब्दी के लास्ट अंतिम है। और नालंदा विश्वविद्यालय में आया और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, दोनों विश्वविद्यालयों के बारे में उन्होंने बताया। दुर्भाग्य से, सौभाग्य से तो नहीं कह सकते, दुर्भाग्य से ना ही नालंदा विश्वविद्यालय सही सलामत रहा और ना ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय। वो चल गया बंटवारे के बाद कहाँ चला गया? पाकिस्तान में चला गया। तो जानते हैं ना, बुड़वक नंबर 7 सब है ना, जो कभी ना समझे बात, वहां जो है उसका सदुपयोग नहीं हुआ। हाँ, एक तरह से कही दोनों विश्व का सबसे शानदार विश्वविद्यालय था नालंदा विश्वविद्यालय, जिसको बख्तियार खिलजी बस्ते कर दिया। और बाकी विक्रमशिला था तो चल गया उधर पाकिस्तान में। तो बचा है क्या? कुछ नहीं। तो कैसे, या जो पूरे विश्व का जो है गुरु माना जाता था, विश्व गुरु के रूप में देश जो माना जाता था, एक समय ऐसा आया कि ज्ञान जो है बिल्कुल निम्न स्तर पर आ गया था। और एक तरह से कहिए कि फिर से जो है खड़ा करने में, एक तो पुस्तक वहां सारे जला दिए गए जो बहुत महत्वपूर्ण। अगर नालंदा विश्वविद्यालय सही सलामत होता ना तो भारत सदैव जो है विश्व गुरु बना रहता, सदैव। भारत को कोई पीछे करने वाला था ही नहीं।
ये यहाँ की बुक्स जो है चुरा के जो है अंग्रेज बहुत सा लेके गया है अंग्रेज ना। चीनी वहाँ की न्यूज में जो है मैंने देखा था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम सुने होंगे, सब यहाँ से चुराया हुआ किताब सब लेके गए जो वहाँ रखे हुए, सीकड़ मार मार के रखे हुए हैं। और वहाँ एक ये म्यूजियम है, लंदन में बहुत बड़ा म्यूजियम है, और ब्रिटिश म्यूजियम या लंदन म्यूजियम ऐसे करके कुछ नाम है। उस म्यूजियम में जो है ज्यादातर जो वस्तुएं हैं वो समझे पूरा हिंदुस्तानी का जो है सामान चुरा चुरा के जो ले गया है, महाराणा प्रताप सब का रखे हुए। पूरा उसका जेवर वगैरह सब वही है। सारा चुरा चुरा के वो तलवार से लेके चाकू तक नहीं और छोड़ा। लिखा हुआ है सब वहाँ पे महाराणा प्रताप का ये जो था ना, ये सब वहाँ पे लिखा हुआ है। एक वहाँ पे इंडिया का ये सब इंडिया से एज लूट लाया है, लूट करके लाया है। और भारत अभी भी भारत में एक ऐसे, मैं बार बार जिक्र करता हूँ कि एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपोजिशन में हैं, यानी कांग्रेस पार्टी के एक मेंबर हैं, नाम है डॉक्टर शशि थरूर। क्या नाम है? डॉक्टर शशि थरूर। ऐसे व्यक्ति को खुलेआम जाके ब्रिटेन वालों को बोलते हैं कि ब्रिटेन बिकेम द रिच बिकॉज ऑफ द स्टोलन मनी ऑफ इंडिया, यानी भारत से पैसा चुरा के अब ब्रिटेन अमीर बना है और दुनिया को जो है संदेश देता है, ये वो ज्ञान देता है ना। बहुत भयंकर जो है बेइज्जती करते हैं ब्रिटेन में जाकर। मैं उस आदमी को बहुत अच्छा मानता हूँ कि बोलने में हिचकते नहीं है। और एक समय और आया था ब्रिटिश में, बीबीसी का जो है आप सुने होंगे ना, बीबीसी वाला कभी भी भारत के बारे में अच्छा बोले में जो है ना, लगता है कि उसका पेट खराब हो जाएगा या तबीयत खराब हो जाएगा, पता नहीं क्या समस्या है। हमेशा जो है एक अल जजीरा है ना, ये चैनल भी जो है, इसका तो और मत करिए, भारत के बारे में लगता है ना आगे वो गलबे करता है, लेकिन इस बार उसको कोई मौका ही नहीं मिला। हाँ। दोनों पॉजिटिव ही था इंडिया के बारे में। बीबीसी और अल जजीरा दोनों चैनल को मैं देखता हूँ, भयंकर आग उगलता है भारत के खिलाफ एकदम, मतलब जैसे लगता है ना कि पता नहीं कितना नफरत जो है इसके अंदर भरा हुआ है भारत के विषय में। खास करके बीबीसी। हाँ, बीबीसी से भी कई गुना ज्यादा अल जजीरा वाले को है, उसको और भयंकर दुख पीड़ा है। और इस दौरान ही जो है, यानी एक इंटरव्यू के दौरान एक जर्नलिस्ट जो है, जर्नलिस्ट मींस पत्रकार होता है ना, तो जर्नलिस्ट ब्रिटेन का ही, बीबीसी का ही जो है आए थे मोदी जी से इंटरव्यू लेने, है ना। और इंटरव्यू के दौरान जो है वो मोदी जी को जो है ह्यूमन राइट्स सिखा रहे थे। क्या सिखा रहे थे? ह्यूमन राइट्स की बात बता रहे थे। और उस समय मोदी जी को याद आते हैं, कहते हैं यू डोंट नीड टू प्रीच अस व्हाट इज ह्यूमन राइट्स, बी बेटर नो इट, है ना। यानी आपको ये हमको सिखाने की जरूरत नहीं है कि ह्यूमन राइट्स क्या होता है। वो भारत में रह के कितना ह्यूमन राइट्स का पालन किया है, ये भारत के लोग अच्छी तरह से जानते हैं। अपने इतिहास में आप लोग पढ़ेंगे आगे कि कितना दर्दनाक जो है जिंदगी भारत वालों को दिया है। अब वो आए लेक्चर देने ह्यूमन राइट्स का, है ना। संकट तो जब है जुबाने से जो है AK-47 चलाते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। हाँ, एप्पल को जो है यहाँ से ट्रांसफर करने के लिए जो है नहीं, तो माफी मांगा, मध्यस्थता तो किया था ना। उन्होंने बोला कि मैंने सिर्फ कोशिश किया था, बोला ही नहीं, बाकी आगे का काम उन लोगों ने किया। वही किया, हम तो बीच में क्यों पढ़ेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे, पहले बता रहे थे। क्रेडिट लेने में जो है ना डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा जो है कोई आगे नहीं ला सकता, हर चीज का क्रेडिट लेना चाहता। चलिए ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जो है चीनी यात्री कौन कौन, किसके बारे में बताया गया आपको? फायान, संयुगन और वेनसांग और इत सिंह आपके चौथे नंबर पर आते हैं। और इत सिंह 7वीं शताब्दी के अंत में आए और इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन अपने स्मृति में इन्होंने किया कि भारत में ये दोनों ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो ज्ञान के क्षेत्र में जो है काफी आगे हैं। हालांकि कहते हैं कि हमारे इन दोनों विश्वविद्यालयों को नजर लग गई और ये दोनों भारत से जुदा हो गया। एक बस, हालांकि एक और विश्वविद्यालय जो है नालंदा विश्वविद्यालय बना है और देखिए ये इसको भी जो है उस ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सबका साथ सबका विकास इसके लिए आवश्यक है ना। अगर पहल की जाए है ना तो पहुंच सकता है, लेकिन देखिए कहां तक जाता है ना। पूछिए, कोई क्वेश्चन है क्या? ये जिस देश में भेजा गया उस देश के लोग जो है पढ़ाई से ज्यादा AK-47 में विश्वास रखते हैं। विक्रमशिला देश में, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जिस देश में भेजा गया उस देश के लोग युद्ध में ज्यादा विश्वास रखते हैं, शिक्षा में कम विश्वास रखते हैं। तो समझ ही सकते हो कि उसका हालात क्या होगा।